हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनी के बारे में कि मनी क्या होती है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी और फंक्शन ऑफ मनी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके संबंध में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं मनी के बारे में कि मनी क्या होती है। अगर हम मनी के विषय में बात करें कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो इसके हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसे हजारों साल पहले की बात करें तो वहां पे मुद्रा थी ही नहीं, फिर भी लोगों का काम चल रहा था। लोगों का काम कैसे चल रहा था? वस्तु के द्वारा क्या करते थे, हम विनिमय का काम करते थे। हम कोई वस्तु आपको दे रहे हैं और आप हमें कोई वस्तु दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने अपना मार्कर आपको दे दिया और आपने अपना पेन हमें दे दिया। तो ये जो है वस्तु विनिमय का काम था, इसी को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। तो ये बार्टर सिस्टम का अर्थ ही यही था कि वस्तु के द्वारा क्या होता था, वहां पे विनिमय किया जाता था। जैसे कि अगर हम किसानों की बात करें तो किसी किसान के पास गेहूं है और किसी किसान के पास क्या है, कहीं ना कहीं धान है, तो उनका एक्सचेंज होता था। किसी किसान के पास कोई पालतू जानवर के रूप में गाय है और किसी के पास बकरी है, तो उसका भी एक्सचेंज होता था। लेकिन क्या इससे दोनों संतुष्ट हो सकते थे? क्योंकि गाय का कंपैरिजन और उस छोटे से जानवर बकरी से तो नहीं किया जा सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आने लगी और इसकी जो डिमेरिट्स थी, इसमें जो असुविधा हो रही थी, ये कहीं ना कहीं मुद्रा के लिए क्या है, या मुद्रा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ही हमें आवश्यकता पड़ी मुद्रा की, और वहीं से क्या होता है, मुद्रा का जन्म होता है। और मुद्रा के विषय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा से आशय एक ऐसी वस्तु से है जिसके माध्यम से हम विनिमय संबंधी कार्यों को करते हैं। एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद ने भी कहा है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य है। मनी इज व्हाट मनी डज। देखिए, मनी के अगर हम कार्य की बात करें कि मनी की कार्य क्या होते हैं, तो मनी के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ मनी की बात करें, अगर हम फंक्शन को साथ में लेते हैं तो जो पहला फंक्शन होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये विनिमय का क्या है, साधन है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का अर्थ होता है कि हम कोई वस्तु आपको दे रहे हैं, आप कोई वस्तु हमें दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक लेनी है, तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक दुकानदार क्या करता है, आपको देता है, और आप बदले में क्या करते हैं, मान लेते हैं उसकी कीमत 250 रुपए थी, तो 250 रुपए आपने दुकानदार को दिए, शॉपकीपर को दिए उस बुक के लिए। यहाँ पे कौन सा कार्य है, एक्सचेंज का कार्य है। तो देखिए, मुद्रा क्या होता है, एक्सचेंज का एक माध्यम बनता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करता है। ठीक है, पहला कार्य आपका स्पष्ट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करता है। दूसरी तरफ हम बात करें इसके सेकेंड वर्ड की, तो मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है, मेजर ऑफ वैल्यू। इसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु की कीमत का आकलन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। तो मुद्रा का दूसरा कार्य है क्या, मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे हम मार्कर की बात करें तो मार्कर 25 रुपए का है। हम किसी भी पर्टिकुलर पेन की बात करें तो 5 रुपए की है, या फिर हम किसी भी बाइक की बात करें 50,000 की है, 1 लाख की है। तो जो मेजर ऑफ वैल्यू है वो किसका कार्य होता है, मुद्रा का कार्य होता है कि हम किसी भी एसेट्स, किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, वैल्यू मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो पेमेंट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भुगतान होते हैं, उसके लिए भी कार्य कौन करता है, मुद्रा कार्य करती है। अगर हम मुद्रा के कार्य के संबंध में बात करें तो जो डिफरेंट प्रकार के हमें पेमेंट्स करने होते हैं, हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, नाश्ता करते हैं, किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, या हम कुछ भी संपत्ति या कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसके लिए जो भुगतान करना होता है उसका स्टैंडर्ड कैसे तय होता है, मुद्रा के माध्यम से, मनी के माध्यम से। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट भी होता है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका फाइनल कार्य होता है स्टोरेज ऑफ वेल्थ। ये क्या करता है, वेल्थ को स्टोर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही संपत्तिवान व्यक्ति हो,
आपके पास ढेर सारी संपत्तियां हो, तो उसके लिए भी मुद्रा कार्य करती है। इस मुद्रा के माध्यम से, जैसे हम शेयर मार्केट की बात करें तो विभिन्न प्रकार के शेयर्स परचेज करके रख सकते हैं अगर हमारे पास मुद्रा होगी, और उस शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमें लाभ होगा, हमारी संपत्ति में वृद्धि होगी, हमारे वेल्थ ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं तो वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने के साथ साथ अगर हम स्टोरेज ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से किसी प्रकार की कोई भी एसेट्स परचेज करनी हो, कुछ भी स्टोर करना हो, तो आप किसके माध्यम से करते हैं? मनी के माध्यम से करते हैं, मुद्रा के माध्यम से करते हैं। तो मुद्रा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जो आपको यहाँ पे बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब देखिए इस इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ साथ जो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हाई पावर्ड मनी के बारे में, या कभी कभी पूछ लिया जाता है मनी सप्लाई के बारे में। तो उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम हाई पावर्ड मनी की बात करें, उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी क्या होती है इसके बारे में, तो उच्च शक्ति मुद्रा से आशय क्या है? किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित किए गए आधिकारिक मुद्रा से, आधिकारिक कुल मुद्रा से, एक कोई भी केंद्रीय बैंक आधिकारिक रूप से जो कुल मुद्रा निर्मित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी कहते हैं। देखिए अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें हाई पावर्ड मनी के, हमने जैसे बताया कोई भी आपका केंद्रीय बैंक है आधिकारिक रूप से जो भी मुद्रा निर्मित करता है, जो कुल मुद्रा निर्मित करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह चीज इक्वल टू होता है C प्लस RR प्लस ER। देखिए यहाँ पे C क्या होती है? C होती है करेंसी। ठीक है, करेंसी में आपकी जो भी नोट की बात करें जो आपकी रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित की जाती है, प्लस कॉइन्स की बात करें तो नोट्स और कॉइन्स जो भी उनको मिला जाए तो क्या होती है? करेंसी होती है। तो करेंसी जो आपके हाउस होल्डिंग पोजिशंस में, कहने का मतलब जो घरों में करेंसीज रखी होती हैं उसको लेते हैं। उसके बाद आपका होता है रिक्वायर्ड रिजर्व, RR का मतलब क्या होता है? देखिए लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे बैंकों में जमा करके रखते हैं, तो जो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है, जो बैंकों में जमा धनराशि होती है, उसको भी हम यहाँ पे लेते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसे जमा है उनके सारे रिजर्व्स क्या होते हैं? ऐड कर लेते हैं। उसके साथ साथ होता है एक एक्सेस रिजर्व, ER का मतलब होता है एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व की बात करें तो कुछ एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारे यहाँ पैसे आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे आए, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे आए जो इंडिया में रिसीव है और इंडिया में पड़े हुए, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो C प्लस RR प्लस ER किसको डिनोट करता है? हाई पावर्ड मनी को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, और जनरली आपको और भी कई एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके क्वेश्चन के बारे में, खासकर बैंक वगैरह के बारे में, तो इसको आपको नोट कर लेना है। अब देखिए हाई पावर्ड मनी के बाद बात करते हैं हम सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, और सप्लाई ऑफ मनी से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, मुद्रा पूर्ति। देखिए मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या होता है? मुद्रा पूर्ति का अर्थ होता है किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा कुल मुद्रा निर्गमन से। कोई भी केंद्रीय बैंक जो मुद्रा निर्मित करता है उसी मुद्रा निर्मित के टोटल अमाउंट्स को या कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बात करें तो कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संकुचित मुद्रा क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए संकुचित मुद्रा का कॉन्सेप्ट M1 के थ्रू आता है। आपका M1 एक कॉन्सेप्ट है जिसमें संकुचित मुद्रा के बारे में वर्णन किया जाता है। अगर M1 के बारे में बात करें हम, तो M1 क्या होता है? तो M1 इज इक्वल टू होता है आपका करेंसी प्लस DD
डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ये आपका क्या होता है, ये अमाउंट होता है। और इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, नैरो मनी या संचित मनी कहते हैं। करेंसी का अर्थ होता है अभी कॉइन्स प्लस नोट से है, जो भी कॉइन्स है नोट्स हैं। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, जो भी आपके बैंकों में पैसे जमा होते हैं उनसे। क्लियर है। तो इसको इंडिकेट करता है अमाउंट। अब अमाउंट की बात करते हैं M2 की। तो M2 में क्या होता है, देखिए करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस। देखिए हमारे यहां अगर हम बात करें तो बैंकों के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की भी सुविधाएं मुहैया होती हैं। तो M2 के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिर्फ करेंसी यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी डिमांड डिपॉजिट आपका। पोस्ट ऑफिस में जो जमा धनराशि होती है, जितनी भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जो भी पैसे जमा है उसको जो ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, M2 निकल के आता है। वहां पे क्या मिलेगा, हमें M2 मिल जाएगा। M2 के बाद बात करते हैं M3 की। M3 को देखिए क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं विस्तृत मुद्रा। एग्जाम में कभी भी विस्तृत मुद्रा के बारे में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। विस्तृत मुद्रा से आपसे मुद्रा के उस भाग से जहां पे हम करेंसी प्लस अगर आप बात करें डिमांड डिपॉजिट प्लस क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बजाय टाइम डिपॉजिट होता है। यहाँ पे करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का अर्थ क्या होता है, देखिए टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट्स। आप जानते हैं कि आप कुछ समय के लिए क्या करते हैं, जैसे कई बैंकों की अपनी स्कीम होती है कि 7 साल में पैसे क्या हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे। तो 7 साल का क्या है, 7 साल का आपका टाइम लिमिटेशन। तो जो फिक्स डिपॉजिट्स के अमाउंट होते हैं वो कहां पे ऐड होते हैं, M3 में। तो देखिए M3 की बात करें अगर हम, तो M3 के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या आएगा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए M3 के साथ साथ कभी कभी कॉन्सेप्ट, वैसे तो मुख्यतः 3 ही होते हैं, कभी कभी M4 के बारे में भी पूछा जाता है। अगर हम M4 के बारे में बात करें तो M4 में सारी चीजें आ जाती हैं, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस की जो भी चीजें होती हैं, जो जमाएं होती हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है। अगर हम यहां पर ध्यान दें कैश डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे क्या है, M2 के पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं M4 इज इक्वल टू M2 प्लस टाइम डिपॉजिट। यार हम पोस्ट ऑफिस को छोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं M3 प्लस क्या लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे C प्लस DD प्लस TD है। तो ये M3 का पार्ट है, तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं C है, यहाँ पे भी DD है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M4 इज इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ मनी सप्लाई से संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।